बुद्धिज्म और जैनिज्म को अलग किया। ठीक है। तो इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म पर अटैक नहीं किए इंटेलेक्चुअल, जो अटैक्स इन्होंने हिंदुइज्म पर किए और उसमें झूठे आरोप लगाकर उसके ऊपर गंदगी फेंकी। तो इस वजह से जो जैन प्राइड है वो खत्म नहीं हुआ। बहुत बड़े कष्ट की बात है एक्चुअली कि हमको इस्लामोफोबिक कहा जाता है और वो लोग को हिंदू फोबिक कोई नहीं कहता, जबकि वो लोग अटैक कर रहे हैं हमारे हर एक टेनेट पर, हमारी आइडियोलॉजी की हर एक चीज पर। मैंने एलेक्स पेरी का इंटरव्यू किया था टाइम मैगजीन के। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश हैज बिकम द नेक्स्ट अफगानिस्तान। कर्नल टॉड भी थे, कर्नल जेम्स टॉड, एंटिक्विटीज एंड एनाल्स ऑफ राजस्थान। जब वो बुक रिलीज होती है बंगाल में, तो बंगाल में हिंदू रेनेसांस हो जाता है। तो जो राजपूत का जो लड़ने का तरीका था और जो उनकी शिवलरी थी, उसको इतनी खूबसूरती से उस अंग्रेज ने दिखाया है। वी हैव बिकम वेरी कंज्यूमर लाइक people, we are totally devoted to consumerism. In fact, the new religion of us Hindus is consumerism. Namaste. Welcome to another edition of my podcast, Sangam Talks podcasts. I have today with me Mayank Sen ji. Namaste Mayank ji. Mayank जी ने 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जिसमें prominent ones are 2002 गुजरात मिरेकल, जिसमें मॉडल्स कंपेयर करते हैं, द गुजरात मॉडल वर्सेस बंगाल का मॉडल एंड ऑल, उस पर और चर्चा करेंगे हम. Then he made a very prominent film called The Bangla Crescent, ISI, Madrasas and Infiltration, 2005 में, जिसमें ये एक्चुअली दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक मदरसों के अंदर जाकर इंटरव्यूज करे, हिडन कैमरा के साथ नहीं, सब ओपन कैमराज, और सब काफिरवाद और वो सब उभार दिया. ऑनेस्टली सब ने हिंदी और बांग्ला में इंटरव्यूज देकर वो पूरा का पूरा ओपन बात करी कि ऑन हाउ काफिरहुड एग्जिस्ट्स एंड हेट्रेड टुवर्ड्स अ हिंदू एग्जिस्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. उसका अब मयंक जी सीक्वल बना रहे हैं, जो आज की हमारी प्राइमरी चर्चा है, क्रिम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर. और लास्ट क्वार्टर का मतलब ही यही है कि इस्लाम अपने आखिरी दौर में है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. हम सबको लगता है कि नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन और ये सब नैरेटिव बताया जाता है. मेरे विचार में भी इस्लाम इज द fastest degrowing religion at this point in time, with the amount of people leaving Islam globally. And we have data on it. Maybe in the bottom of this talk, we can put a link for you to read. Manji has also made films on Naxalism, on meat, on beef eating, on tobacco, against tobacco, and all of these general problems of India. In fact, on the film on Naxalism, he traveled inside Dantewada and generally the forests and the Marxist areas, affected areas. With that, I will begin the conversation. मयंक जी, थोड़ा कहाँ से चर्चा शुरू करें? मॉडल कंपैरिजन से पहले शुरू करते हैं. आपका गुजरात मिरेकल क्यों? हाँ जी, 2007 में जब मोदी जी का पहला टर्म खत्म होने वाला था गुजरात का, तब उस वक्त मुझे किसी ने बताया कि जो वाटर लेवल है गुजरात में, जो नीचे जाता जा रहा था, वो वाटर लेवल गुजरात में ऊपर जा रहा है. तो हमने ये तो सुना था कि अरेस्ट हो जाता है ग्राउंड वाटर लेवल, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऊपर जा रहा है. तो पता चला कि लाखों चेक डैम मोदी जी के शासन के दौरान बनाए गए और जगह जगह पानी रोका गया, जो कि जाया हो जाता था, बेकार हो जाता था, बस बह जाता बह जाता था. तो उसको रोक के उन्होंने वहीं पे रहने दिया, तो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो गई. ये पूरे गुजरात में था या कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में? खासकर गुजरात में सभी जगह पर चेक डैम बने थे, लेकिन खासकर सौराष्ट्र में बने थे ज्यादा. सौराष्ट्र. और क्योंकि वहां पे जो संकट था वो अधिक था, ज्यादा था संकट वहां पे. और फिर उसके बाद कहीं भी कोई भी गांव नहीं बचा था जहां पर 24 घंटे क्वालिटी पावर आ रही हो. मतलब ये नहीं कि पावर आ रही है बस और वो 2 घंटे आ रही है दिन में, तो बोल दिया कि बिजली आ रही है, या फिर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं था, अर्थिंग प्रॉपर थी, सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो प्रॉपर था. तो उससे क्या हुआ कि पलायन जो हो रहा था शहरों की तरफ, जो लोग गांवों से पलायन हो रहा था शहरों की तरफ,
उसकी बजाय उल्टा हो रहा था। गांव में लोग वापस आ रहे थे और उससे गांव की इकोनॉमी बढ़ रही थी, क्योंकि जब कोई कारखाना उन्होंने लगाया, जैसे हीरे घिसने का कारखाना, पहले उनको सूरत जाना पड़ता था, सौराष्ट्र के गांव से लोग सूरत जाते थे और वहां पे वो कारखाने लगते थे। अब क्या हुआ कि वो लोग वापस आकर गांव में उन्होंने वो कारखाने लगाए छोटे छोटे, तो उससे क्या हुआ, चाय की दुकान भी बनी वहां पर। जो नॉर्मल इकोनॉमी थी वो सारी, चाय वाला, पकौड़े सब आएंगे आसपास से, तब आ गए खाना मसाला, ढाबा। और फिर 24 घंटे बिजली आ रही थी तो पंखा भी खराब होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर वाला काम शुरू हो गया। नहीं तो पहले इलेक्ट्रिसिटी की चीजों का रिपेयर ही नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो वो जो सारा रेवोल्यूशन था, तो वो एक मिरेकल से कम नहीं था। तो हमने कहा इस फिल्म का नाम इंडिया टुमारो द गुजरात मिरेकल, क्योंकि हमको लग गया था कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे ही। अच्छा, तो इंडिया टुमारो, और किस बेसिस पे, गुजरात के मिरेकल के बेसिस पे। तो फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया गुजरात मॉडल को वेस्ट बंगाल के मॉडल के साथ। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट ही थे उस वक्त तक। 2007 में हमने बनाया था, जब तक कम्युनिस्ट की कई दशकों से वहां पे सरकार थी। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में कई दशकों से कांग्रेस की सरकार थी। तो हमने महाराष्ट्र मॉडल, गुजरात वेस्ट बंगाल मॉडल और गुजरात मॉडल का जब कंपैरिजन किया, तो वो कंपैरिजन हो गया बीजेपी मॉडल वर्सेस कम्युनिस्ट मॉडल वर्सेस कांग्रेस मॉडल थे। तो वो फिर उसकी वो जो था, फिर उसके बाद वो उस वक्त अध्यक्ष थे पार्टी के राजनाथ सिंह जी, उन्होंने रिलीज की थी ये फिल्म, और दिल्ली में रिलीज हुई। बायस तो नहीं था इसमें? नहीं, क्योंकि मोदी जी के पहले फैन थे आप? दो तो यही कहेंगे कि फैन थे, जो भी है डेटा वैसे ही दिखा दिया। पानी तो शायद तमिलनाडु में भी बढ़ रहा होगा। टेलीग्राफ के लोग जो थे, आपकी बात का ही मैं जवाब दे रहा हूँ, जो टेलीग्राफ बंगाल कलकत्ता के लोग थे, उनको जब मालूम पड़ा, तो उन्होंने जाकर, जो कम्युनिस्ट सरकार थी वहां पे जाके डेटा कंपेयर किया, और कहीं भी कोई त्रुटि नहीं। तो ये तो मुझे खा जाते कच्चा, पूरे देश में दिखाई गई थी, और बहुत ज्यादा वायरल हुई थी फिल्म उस वक्त। तो अगर उसमें कोई त्रुटि होती, तो ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस मैन मिलकर मुझे, और फिर अगर उसमें कोई और भी ज्यादा त्रुटि होती, तो इवन मोदी जी अलाउ नहीं करते उसका रिलीज फिल्म का। तो सारे जो फैक्ट्स जो वो पूरे तीनों स्टेट्स के चेक थे, चेक्ड, वेरीफाइड। बिल्कुल, हाँ, वेरीफाइड फैक्ट्स थे। और एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, मतलब वाटर टेबल का कंपैरिजन, मॉडल्स का कंपैरिजन। इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वालिटी था, हर गांव में बिजली पहुंच जाना, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना, जो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होना, फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ावा हुआ, क्योंकि जैसे ही पानी पहुंचा, वाटर टेबल ऊपर गया, और तो उनका किसानों को पानी मिलने लग गया। और दूसरा क्या हुआ कि पलायन रुक गया, तो रूरल इकोनॉमी ऊपर गई, और रूरल इकोनॉमी जैसे ही ऊपर गई, तो इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा हो गया, और इन्वेस्टमेंट आने लग गया, क्योंकि जब पानी आना शुरू हो जाता है, नहीं तो एक सूखे राज्य में इंडस्ट्री भी पलायन करती है वहां से। तो वो सब चीजें जो थी, वो हमने जा जा के, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपना कैमरा लेके जाते हैं और इंटरव्यू करते हैं। हम लोग आर्मचेयर जर्नलिज्म नहीं करते, हम लोग जाके स्पॉट पर जाते हैं। और हमने वो फिल्म एक वैसी नहीं बनाई कि जैसे कॉर्पोरेट फिल्म बन जाती है और डाटा मिल गया सरकार से, आपने बना लिया। हम अपना कैमरा लेके जाते हैं, गांव गांव में, घर में भी गए, दलित बस्तियों में गए, दलितों का क्या हाल है वो देखा, कैसे स्कूल में वो ले जा रहे थे बच्चों को। पहले स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था गुजरात में, तो कैसे बच्चों को शाला प्रवेशोत्सव बनाया, और एक उत्सव के रूप में डीएम भी जा रहा है सबसे आगे, और डीएम के पीछे पीछे कलेक्टर कहते हैं शायद वहां पर, और दूसरे ऑफिसर्स। तो हर एक ऑफिसर की जिम्मेदारी कि तुम इतने घरों में से बच्चे लाओगे, और फिर सब एक जगह वो बच्चे इकट्ठे होके फिर एक प्रोसेशन में स्कूल में जाकर उनका प्रवेशोत्सव, फिर वहां पर एक उनकी पूजा होती थी, और फिर उसके बाद उनका प्रवेश होता था। तो एक रुचि हो गई लोगों को ये सब करने में। और जो और भी बड़ी जो चीजें की थी, जो टेररिज्म को रोकने के लिए, जो कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े काम हुए थे, तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो काम थे वो भी हमने दिखाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो एक स्टेट का जो होता है पिक्चर, वो हमने स्पष्ट किया था उसमें। बहुत बढ़िया है। कहाँ पर होती है फिल्म्स? इज दिस पब्लिकली अवेलेबल? हाँ, ये यूट्यूब पर है, आप गुजरात मेरेकल डालेंगे तो Okay. बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर रखी है। हाँ जी, हाँ, अपलोड भी बहुतों ने। बहुतों ने कर रखी है। फ्री फॉर ऑल, हमारी सारी फिल्में ऐसी हो। बांग्ला क्रेसेंट पे आए। गुजरात मेरेकल हमने बांग्ला क्रेसेंट के ठीक बाद बनाई थी।
2000 हाँ अच्छा, पहले क्योंकि हाँ पहले बंगाल कैसेट बनी थी 2005 में, और 2007 में गुजरात मेरेकल बनी थी। 2007 में रिलीज हुई थी क्योंकि उनका टेन्योर 2002 से 2007 का था। हाँ। तो बांग्ला कैसेट में मैं वॉइस ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड था, सीताराम जी गोयल और रामस्वरूप जी के साथ। आप उनके साथ बैठे हैं हाँ, कई दशकों तक। कई दशकों तक। किताबें लिखना शुरू हो गए थे या जब वो वॉइस ऑफ इंडिया चला रहे थे? एक समय था सीताराम गोयल जी के लिए, मैंने सुना पहले वॉइस ऑफ इंडिया चला रहे थे घर परिवार को सपोर्ट करने के लिए। फिर एक समय था जब उन्होंने सब काम हैंडओवर कर दिया था और सिर्फ किताबों में डेडिकेट हो गए थे लिखने में, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। वॉइस ऑफ इंडिया तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें खूब नुकसान होता था। अच्छा। तो लेकिन उनकी खुद का बिजनेस था एक्सपोर्ट का, बुक्स का एक्सपोर्ट का, पब्लिशिंग हाउस था उनका, वो आज भी है। अदर देन वॉइस ऑफ इंडिया? अदर देन वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो एक सिंक था एक तो एक था। हाँ, एक कुआं था जिसमें पैसा डालना पड़ता था। ठीक है। और वो हम मेरे को तो पता नहीं कितनी फ्री बुक्स दी हैं उन्होंने, और औरों को भी देने के लिए फ्री बुक्स देते थे वो। तो वो वॉइस ऑफ इंडिया का तो यही काम था। और बेसिकली वहां जाकर मुझे आइडियोलॉजीज के बारे में पता चला। मिले कैसे थे आप सीताराम जी को? मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के साथी थे, और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी में थे। उनका नाम था विमल प्रसाद जैन। तो वो सीताराम जी गोयल के दोस्त थे। तो अच्छा, मेरा जो इनिशियली था, मैं लेफ्टिस्ट टाइप का था बिल्कुल। सभी होते हैं। और मैं मानता था कि ये सारी जो दुनिया है उसमें सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, और जिसके पास ज्यादा है वो गलत आदमी है, और उसको छीन के उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो वो मैं सोचता था। तो माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट यू आर इन रॉन्ग कंपनी आई थिंक। तो मैंने कहा कि मैं आपको मिलवाता हूँ। तो अब उन्होंने मुझे सीताराम जी गोयल से मिलवाया था। और वहाँ की जब मैंने किताबें आ गई थी तो मैंने देखा कम्युनिज्म के बारे में। फिर मैंने देखा एट्रोसिटीज जो स्टालिनिज्म के एरा में हुई थी, जो रामस्वरूप जी की कम्युनिज्म एंड पेजेंट्री, उनकी एक किताब थी। तो वो जो सब देखा तो एकदम आंखें खुली कि ये कम्युनिज्म जो है बहुत ही एक खतरनाक आइडियोलॉजी है। तो सीताराम येचुरी से सीताराम गोयल तक की यात्रा थी। सीताराम येचुरी से सीताराम गोयल। तो वहां पर क्या था कि उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म, उन तीनों आइडियोलॉजीज का अध्ययन किया था। और उन्होंने बताया था कि ये एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजीज हैं, और ये रिजेक्ट करती हैं दूसरी आइडियोलॉजीज को, और अपनी आइडियोलॉजी की हेजीमनी को बना के रखती हैं, और उसके लिए उसके पीछे सेल्फ राइटियसनेस होती है। तो जैसे ही आपके अंदर सेल्फ राइटियसनेस आ जाएगी, तो वैसे ही आपके अंदर डिक्टेटोरियल स्ट्रीक्स आएंगे। और इसी वजह से वो डोमिनेशन और वायलेंस के माध्यम से डोमिनेशन और ब्लडी रेवोल्यूशन, कम्युनिज्म में ब्लडी रेवोल्यूशन होता है, इस्लाम में जिहाद होता है, और क्रिश्चियनिटी में जो पुरानी क्रिश्चियनिटी थी, अब तो काफ़ी रिफॉर्म हो गई डार्क एजेस के बाद, लेकिन जो डार्क एजेस वाली क्रिश्चियनिटी थी, आप देखेंगे कि जो सारे रेड इंडियंस हैं से लेके सारा साउथ अमेरिका में सबका किलिंग्स इतनी मासिव स्केल पे हुआ था, और कन्वर्ट किया था उन लोगों को। तो ये जो अर्निंग ऑफ कन्वर्ट्स वाला चक्कर था, उसके बारे में वो लोग बताते थे मुझको। तो अब जो है इस्लाम की भी आइडियोलॉजी का उन्होंने अध्ययन, जो उन्होंने स्टोरी ऑफ इस्लामिक इंपीरियलिज्म इन इंडिया, जो वो पहली किताब मैंने इस्लाम पर पढ़ी थी उनकी। फिर रामस्वरूप जी की किताबें आई, द हिंदू व्यू ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो उसमें जो है उनका गॉड, वो हमारे गॉड से कैसे डिफरेंट है। उनका गॉड जो है वो एक्सक्लूसिविस्ट है। हाँ जी। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं जो मेरे में मानेगा उसी को हम उसको उसी को मिल सकता है पैराडाइज, वो नहीं तो वो जन्म में जलेगा। तो ये जो चीज थी वो हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ तो अब आप देखिए कि जैसे कई सारे लोग हैं जो ओपनली बोल रहे हैं, आनंद रंगनाथन जी है, वो कहते हैं कि आई एम अ डार्विनियन एथिस्ट, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन्स इन द हिंदू मूवमेंट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी विचारधारा, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, आपका जो ग्राउंड पर बिहेवियर है, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
तो ये जो मॉडर्निज्म की जो बात मुझे पता चली कि हिंदुइज्म में जो इतना एंशिएंट है और तर्क वितर्क और जो सारी जो डायलॉग की प्रोसेसेस थी वो उसमें इतनी फ्रीडम थी और उसी फ्रीडम की वजह से हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट क्लेंजिंग होती रहती है हमारे सिस्टम की। अगर कोई त्रुटि आ जाती है, कोई गलत चीज उसमें आ जाती है, तो डिस्कशन के लिए ओपन है। आई कैन चैलेंज एनीथिंग, आई कैन से कि भाई मैं नहीं मानता इस किताब में, तो मुझे कोई मारेगा नहीं। और जैनिज्म में भी ऐसे ही था, हम तो जैन परिवार से हैं। पहले तो संप्रदाय थे, आई मीन सभी हिंदू थॉट में ही शायद एक एक पंथ था शायद, सिक्खी, जैन, बौद्ध, इसको बिल्कुल सेपरेट करना तो ये मॉडर्न इंडिया की प्रॉब्लम है शायद। नहीं नहीं बिल्कुल, तो ये जान के उन्होंने किया और उसकी वजह से थोड़ा सा शायद हमको फायदा भी हो गया। अच्छा। कि जैसे जैनिज्म को इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अलग किया, ठीक है। तो इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म पर अटैक नहीं किए इंटेलेक्चुअल। जो अटैक्स इन्होंने हिंदुइज्म पर किए और उसमें झूठे आरोप लगाकर उसके ऊपर गंदगी फेंकी, तो इस वजह से जो जैन प्राइड है वो खत्म नहीं हुआ और जो जैन की जो रूटेडनेस थी वो भी खत्म नहीं हुई। जितनी ये लोग डिस्ट्रॉय कर पाए ब्राह्मण्स की और दूसरी जो वर्ण थे हिंदू समाज के, उनके जो डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, जो जो उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय किया, जो शास्त्रों को लेकर और मनगढ़ंत कहानियां बोली, तो क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम तोड़ते हैं हिंदू समाज को और जैनियों को और बौद्धों को अपनी तरफ करते हैं, तो उन्होंने उस प्रकार का मैकोले टाइप का अटैक जो है और उन्होंने किया नहीं हमारे जो जैन शास्त्रों पे और बुद्धिस्ट शास्त्रों पे, तो वो बच गए। हाँ, और माइनॉरिटी का कुछ बेनिफिट भी मैं हम हाँ, बाकी अब हिंदू समाज भी दिखा सकता है, कहते हैं कि हम तो, ये तो जैन है, माइनॉरिटी है, देखो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत बहुत डेंजरस गेम था। ये जो जैन समाज के ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये डेंजरस गेम खेला था कांग्रेस के टाइम पे। अच्छा, यूनिक हाँ हिस्ट्री नहीं पता। हाँ, तो वो, तो ये जो बहुत डेंजरस गेम था, तो ये हिंदू समाज को तोड़ने की प्रक्रिया के अंदर था। अब वो ठीक है कि उन्होंने कर दिया, तो अब इस सरकार को भी उसको चालू रखना पड़ा, लेकिन ये बेसिकली टुकड़े हो गए एक ही थॉट के। सनातन प्रोसेस जो है पूरा, बिल्कुल वो सनातन फैमिली के इन्होंने टुकड़े करने का प्रयास किया। जी। तो तो ये जितनी भी फिल्में थी उसमें किस तरह से जो आइडियोलॉजिकल अग्रेशन आता है, उस आइडियोलॉजिकल अग्रेशन को कैसे हमको उसको कैसे टैकल करना है। जैसे कोई कन्वर्ट करने आता है आपको, या इस्लाम में आपको काफिर कहा जाता है और काफिर कहने के बाद आपको समझाया जाता है कि आपको हम दावत देते हैं, आप आइए हमारे मजहब में और तभी आपको पैराडाइज मिलेगा, तभी आपको जन्नत नसीब होगी। तो ये जो इंटॉलरेंस है फॉर हमारे रिलीजन के लिए इंटॉलरेंस है, और वो हमारे गॉड्स को मानते नहीं है, झूठे गॉड्स मानते हैं। और आप देखिए जो मजे की बात है, मतलब बहुत बड़े कष्ट की बात है एक्चुअली, कि हमको इस्लामोफोबिक कहा जाता है और वो लोग को हिंदू फोबिक कोई नहीं कहता, जबकि वो लोग अटैक कर रहे हैं हमारे हर एक टेनेट पर, हमारी आइडियोलॉजी की हर एक चीज पर। ये हमारी कमी है, हमारी इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो ऐसे शब्द, ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ जाके सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज के साथ लॉबी पावर ही नहीं है हमारे पास। इन्वेस्ट नहीं करते हम इसी में, सिर्फ मंदिरों में मंदिर की प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट करते रहते हैं बस। देखिए क्या होता है, जब समाज बहुत लंबे समय तक गुलाम हो जाता है तो उसके अंदर प्रज्ञा दोष आ जाता है। तो हमारी जो प्रज्ञा है, प्र प्रखर ज्ञान, तो जो प्रखर ज्ञान है उसके अंदर दोष आ गया है, और वो दोष आने की वजह से हमारी जो सोच है वो भी गलत डायरेक्शन में जाती है और उससे परवर्जन हो जाता है। तो हम लोग सही दिशा में सोच ही नहीं पाते और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, क्योंकि पिटाई बहुत हुई, इतनी सेंचुरीज तक अटैक हुए, और हमारी नॉट ओनली फिजिकल अटैक हुए, हमारी आइडियोलॉजी पे अटैक हुए, विच वाज बिगर। which was bigger। हाँ, फिजिकल अटैक तो शायद झेले और उसको डिफेंड किया प्रॉपर्ली। वो भी बहुत बड़ा था। इट वाज विल ड्यूरेंट जो बताते हैं द ब्लडीएस्ट स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, तो 8 से 10 करोड़ आदमी मार दिए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में जो ये किलिंग्स हुई, और साथ साथ जो आइडियोलॉजी पर वार हुआ, और ये बताया गया कि आप लोग सुपरस्टिशियस हैं, जबकि हमारा सब साइंटिफिक है।
हमारे यहाँ क्वेश्चन के लिए ओपन है, एनीथिंग कैन, यू कैन आस्क एनी जैन, एनी बुद्धिस्ट, एनी सनातनी, anyone you can ask, why are you saying this particular thing? I don't agree with this shastra. So there will be a shastrarth. You will put your arguments, the other person will put his arguments, and then one of them would be a victor. Then you have to accept that now I've lost. So this is the kind of 16 rules of debating also. हाँ. Rules with points सब दिए हुए हैं, with Yes. people calling out कि oh, you're playing to the gallery, so you'll get negative points, right. so that you're debating properly. शास्त्रार्थ ढंग से हो. But here in Islam, the problem is that you cannot ask questions. हाँ जी सर. These young boys, they can't ask questions. अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो शैतान आ गया कुछ. हाँ, तो वो जो डिस्करेजमेंट है, अब हमने दिखाया है अपनी फिल्म में, जो ये किम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर, इसमें हमने दिखाया है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है. ये आपने बांग्ला क्रेसेंट में कवर किया. उसमें दिखाया, ये सीक्वल है. ये सीक्वल है, तो उसमें भी हम 20 साल के बाद भी कवर किया दोबारा. पहले उस पे आते हैं, उसमें क्या आपने कवर करा? उसमें बेसिकली हम लोग ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स से शुरू किया था. उसके पास में एक मदरसा है. हम उसमें घुसे मदरसे में और हमने बात की बहुत प्यार से, और हमने कहा हम देखना चाहते हैं क्या पढ़ाते हैं आप. उन्होंने बहुत अच्छी तरह वेलकम करते हैं. आई मीन दे आर वेरी वेल बिहेव पीपल. मदरसे के अंदर हम जाते हैं. अच्छा. तो कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग हमसे इनिमिकल होते हैं. उनको खुशी होती है कि कोई सीखने आ रहा है तो उस तक रोशनी पहुंच रही है. तो हम लोग प्यार से गए, कैमरा निकाला, उन्होंने परमिशन दी, परमिशन लेके उनसे बात की, और जैसी बात उनसे की, जैसे हमने सिंपल सवाल पूछे कि काफिर क्या होता है, जिहाद क्या होता है, और ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो इस्लाम के हैं उसके बारे में पूछा, तो वो बच्चे बताते थे सब कुछ. बच्चे और सच बताते हैं. बिल्कुल. मतलब बोलते हैं, अब जैसे मैं कभी किसी से पूछूं, अरे यार तुम्हें पता ही नहीं है काफिर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन गलत है तुम्हारी. कुरान की इंटरप्रिटेशन, तुम जो अगर वर्ड्स कोट करते हो उससे पहले वाला उसके बाद वाला भी देख लो. ये नॉर्मल रिडिकुलस सी आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हैं हर समय. मैंने तो यही झेला है. वो ऐसा बताएंगे कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हो. लेकिन मदरसे में वो पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनकी डेफिनेशंस वहां पर बिल्कुल रेडीमेड होती हैं उस वक्त. तो जो दिल होता है वो भी बोलता है, बच्ची मौलवी भी बोलता है. अभी इस बार जब मैं ये पिछली बार वाली बात है, इस बार जब मैं मेवात के मदरसे में गया, तब जब मैंने उसको ज्यादा क्रॉस एग्जामिन किया, तब उसने कहा कि अब आगे मत पूछ. अच्छा. लेकिन 20 साल पहले ये नहीं था. 20 साल पहले जब मैंने किया था, तब वो कुछ भी बताने को तैयार थे सबको. तो ये चेंज जरूर आया है कि अब डिफेंसिव हो गए हैं. आप सोचते हैं क्या हो गए हैं? नहीं, अब क्या है कि उस वक्त तक ये नया था जब हमने किया था. हम उससे पहले ये लोग बोलते थे कि जिहाद नहीं पढ़ाते. जो टेलीविजन स्टूडियोज में आते थे लोग, मैंने क्यों किया ये, क्योंकि टेलीविजन स्टूडियोज में जब 2005 में और 2004 में जो लोग आते थे, तो वो लोग बोलते थे कि देखिए कुछ ऐसा है ही नहीं जिहाद तो अपने अंदर जो अवगुण हैं उनको हटाने के लिए है, उसको ग्रेटर जिहाद कहते हैं. तो इनके पास ये सारा अलतकिया का पूरा सिस्टम है, डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा सिस्टम है. हम तो सीखना चाहिए डिप्लोमेसी उन लोगों से. वो कितनी खतरनाक बातों को कितनी आसानी से पेश कर सकते हैं, और हम लोग अपनी जो सिंपल बातें हैं उनको पेश करते वक्त जब हमें कम्युनल कह दिया जाता है. तो ये डिप्लोमेसी जो है उनकी, ये पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने बीच में रोका मुझे कि अब आगे मत पूछिए. और दूसरा क्या हुआ, मैं सुंदर नगरी में गया. सुंदर नगरी दिल्ली में एक बहुत खतरनाक जगह बनती जा रही है, और नॉट सुंदर नगर, सुंदर नगरी, ईस्ट दिल्ली. तो वो सुंदर नगरी के अंदर जो दलित समाज है वो अधिकांश उसकी संख्या है, और उनका पलायन हो रहा है उस एरिया से बहुत ज्यादा, और वहां पर रहना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. तो हमने दिखाया है फिल्म के अंदर कि कैसे कैसे उनको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. हमने वहां जाके दिखाया, हमने शूट किया, इंटरव्यूज ले लोगों के. फिर एक मदरसा दिखाई दिया मुझे. अब मदरसों से मेरा पुराना प्रेम है. जहां भी मदरसा होता है मैं जरूर जाकर पूछना चाहता हूँ क्या है. तो मेरे साथ एक दो लोग थे, और वहां तक मैं गया मदरसे के अंदर, और मैंने जाकर सवाल पूछ लिया मौलवी जी से कि आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ाते हैं, देवबंदी हैं कि आप बरेलवी हैं. उन्होंने सब बता रहे थे, बड़ी अच्छी तरह बता रहे थे मौलवी जी. बच्चे भी बता रहे थे.
फिर मैंने पूछा काफिर है, काफिर क्या होता है बच्चों से। पहले पूछा ईमान क्या होता है, उसने बता दिया। फिर मैंने पूछा काफिर क्या होता है। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ पीछे से, क्योंकि मैं बहुत देर से इसके अंदर अपना कैमरा लेके इसी डायरेक्शन में देख रहा था, तो मुझे लगा पीछे का दिन जो है कुछ ज्यादा है, जो ओवरऑल दिन है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत बड़ी भीड़ वहां खड़ी थी। और उन्होंने कहा, उन्होंने एकदम से पूछना शुरू किया, क्या आप जानना चाहते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं बच्चों से? काफिर काफिर क्यों पूछ रहे हैं आप बच्चों से? क्या क्या कहलवाना चाह रहे हो आप बच्चों से? मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कहलवाना चाह रहा हूँ, मैंने तो सवाल पूछा है, जो को बोलना चाहे वो बोल दें। तो बोले कि एक सवाल ही गलत है। मैंने कहा तो ऐसा करिए, आप बता दीजिए क्या सवाल पूछूं, तो मैं वो सवाल पूछ लेता हूँ। तो किसी तरह से मैंने, अब वो वहां पर बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई थी, मेरे साथ जो थे लोग, वो मैंने इधर उधर देखा, वो भी कहीं जा चुके थे। तो वहां से मैं निकला खैर, लेकिन वो हमने दिखाया फिल्म में। तो इट वॉज अ वेरी स्केरी सिचुएशन। नॉर्मली जब लास्ट टाइम 20 साल पहले की जब हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त चाहे दिल्ली में हमने सवाल पूछे, चाहे हमने असम में पूछे, चाहे बंगाल में पूछे, हमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस का लेवल उनका बढ़ गया है वो कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाँ। और that they are under question. Yes. So this is defense, right? And defensiveness is coming out as aggression. Yes. They don't want you to know that what is being taught exactly to their children. Yeah. Or they want to convert you to Islam अच्छा. without telling you the virulent side, you know. So जैसे ही आप ऐसी कोई बात करते हैं जिससे कि उनको लगता है कि ये एक्सपोज होगा, हाँ, तो वो अब रोकने लग गए हैं। और बहुत ही मुश्किल परिस्थिति हो गई थी उस उधर। वो ईश्वर की कृपा से मैं निकल पाया वहां से। तो इस तरह का फिर हमें मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, और जो बांग्लादेशन में हमने मदरसों का पढ़ाना भी दिखाया था। फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के इंटरव्यूज किए थे हमने, और उनको एक्सपोज किए थे। उनके इंटरव्यूज के दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली कि प्रूव हो गया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। फिर हमने एक्सपर्ट्स थे, आर के उरी साहब, उनका इंटरव्यू किया था। ये फिल्म केपीएस गिल साहब ने रिलीज की थी हमारी। अरे वाह. तो और आर के उरी जी भी थे, प्रकाश सिंह जी भी थे। प्रकाश सिंह जी का भी इंटरव्यू लिया था, जो कि बीएसएफ के चीफ हुआ करते थे। तो हमने सिक्योरिटी, एक्चुअली ये जो किताबें थी, ये कई किताबें बांग्लादेशी प्रॉब्लम पर आ चुकी थी, लेकिन कोई फिल्म नहीं थी। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी था कि एक फिल्म बनाई जाए। मदरसों में क्या होता है, इंटरनेशनल टेररिज्म कैसा होता है। बांग्लादेश, उस वक्त जो बांग्लादेश की हालत थी वो ऐसी थी कि मैंने एलेक्स पेरी का इंटरव्यू किया था टाइम मैगजीन के। अच्छा. तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश हैज बिकम द नेक्स्ट अफगानिस्तान। Oh, is it? ये कब की बात है? दिस इज 2005। तो तब से, और अब उसके रिजल्ट्स ट्रूली आ रहे हैं, देख रहे हैं. तो उन्होंने कितनी सारी जगह पर एक साथ बॉम्ब्स फिट किए थे, मोर देन 1000 प्लेसेस, एंड दे हैड सीन whether the terrorists are capable of doing simultaneous bombings in various parts of Bangladesh, and they had succeeded in showing their capacity. तो वो तो पूरा अड्डा बन चुका था टेररिज्म का। और एक तरफ वो कहते थे कि हम इकोनॉमिकली बहुत सुपीरियर हैं, इंडिया से बेटर हैं, और दूसरी तरफ जब इन्फिल्ट्रेशन होता था इंडिया में, तो बोलते थे कि ये तो इकोनॉमिक रीजन से हो रहा है, ये तो एक नेचुरल फ्लो है, ह्यूमन बीइंग विल गो टू अ प्लेस ऑफ बेटर इकोनॉमी। तो इन्होंने खूब सारा इन्फिल्ट्रेशन जो है, बॉर्डर्स पोरस हैं, पोरस थे, बहुत ज्यादा थे, अब कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। और गाय की तस्करी, जो गाय गाय को बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में ले जाया जाता था, अभी भी ले जाया जाता है कई जगहों पर, उसमें कुछ रोकथाम हुई है जरूर। और बांग्लादेश की सरकार ने हर गाय के ऊपर टैक्स लगा रखा है, तो उनकी बहुत बड़ी अर्निंग है। और वहीं पर स्लॉटर हाउस है, वहां पर एक बड़ा स्लॉटर हाउस है बॉर्डर के पास ही, उसमें से लेदर भी निकाल लिया जाता है और बीफ भी होता है। बीफ एक्सपोर्ट के लिए, जहां जहां पे एक्सपोर्ट होता है वहां से एक्सपोर्ट होता है वो, और लेदर इंडस्ट्री के लिए जाता है। तो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है उनकी गाय की वजह से, जो गाय की तस्करी होती थी उस जमाने में। हमने दिखाई थी गाय वहां पर, बीएसएफ ने जो पकड़ी हुई थी गाय, वो दिखाए थे। हमने दिखाया था कि घुसपैठी किस तरह से अंदर आते हैं, कितना
कितना पैसा उनको खर्च करना पड़ता है, क्या क्या इक्वेशंस हैं, तो वो सब बहुत करप्शन था, बहुत बड़े पैमाने पर वो सब कुछ हो रहा था। और एक रिपोर्ट हमको मिली, उसमें हमने अपनी फिल्म में दिखाई थी कि जो शरीफा बेगम थी वहाँ की डेमोग्राफर, उसने कहा कि 1 करोड़ लोग गायब हैं। हाँ, इलेक्शन वोटर लिस्ट से वो जो टोटल पॉपुलेशन की जो प्रोजेक्शन थी उसमें से, तो वो 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गए हुए थे। और जो एड एजेंसीज ने फूड दिया था, वो फूड भी एक्स्ट्रा पहुंच गया था वहां पे, क्योंकि जो कैलकुलेशंस थी तो वो लोग ही नहीं थे, लोग यहाँ पे आ चुके थे। तो इसलिए तो पूरा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का डेमोग्राफी है, और अब तो ट्राइबल एरियाज में घुस गए हैं, इवन झारखंड के ट्राइबल एरियाज में घुस गए हैं, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में घुस गए हैं। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरियाज के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्याज का आना जाना है, और रहते भी हैं वहां पे, शादियां कर रहे हैं। शादियां भी कर रहे हैं। जैसे नागालैंड में सेमिया ट्राइब है, जिसमें विमेन जो हैं वो नागा क्रिश्चियन हैं, ट्राइब्स की हैं, और जो उनका हस्बैंड है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया होता है, और जो सारी प्रॉपर्टी होती है उसके फादर की उसको मिलती है, क्योंकि मेट्रियार्कल सोसाइटी है, और फाइनली बांग्लादेशी को मिलती है। तो इतनी ट्रेजिक स्थिति है पूरे देश में। और हम जब तक देखिए कोई गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है बांग्लादेशीज को, वो कर सकती है लेकिन इतना बड़ा पैमाने पर है, जब तक समाज नहीं चाहता कि ये हटे तब तक हट नहीं सकते। ये कैसे होता है? यहाँ मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। समाज कैसे बोले? समाज में मेरे जैसे लोग, जैसे सब हम बोलते रहेंगे नहीं जी ये ठीक नहीं है, बट करें क्या? देखिए सरकार को तो करना ही है, सरकार को तो लिस्ट बनानी है, सरकार को सर्वे करना है, सरकार को हर पुलिस स्टेशन का सर्वे करना है। अब 2 करोड़ की संख्या उस वक्त बताई थी टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट ने, तो सरकार को वो रिवाइज करनी चाहिए फिगर कि जो नए और आ गए हैं, और उनके बच्चों के बच्चे पैदा हो गए हैं, तो वो सब बांग्लादेशी। हाँ, तो वो सारा जो अब वो नेशनल रजिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब बहुत स्लो प्रोसेसेस हैं और बहुत टाइम लगेगा। उसके पहले तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो हमारे यहाँ कचरा उठाने आते हैं वो बांग्लादेशी होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे, सब नहीं लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। कई ऐसी नई कॉलोनीज आ गई हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर अटैक्स भी हुए हैं। वो बांग्लादेशी मेड्स ने अटैक किया है, उनके परिवार वालों ने आके पथराव किया है कॉलोनीज के अंदर, तो हम लोग उनको एम्प्लॉय करते हैं। इससे तो अच्छा रोबोट्स रख लो, रोबोट्स रख लो, आजकल तो वो भी काम कर देंगे। अगर काम नहीं होता है और कोई और नहीं मिलता है भारत का निवासी, तो है नहीं, टेक्नोलॉजी से आइडियली हो जाएंगे, तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी रोबोट्स की, मुझे लगता है। तो वो उस एक कम से कम एक सोल्यूशन के तौर पर डोमेस्टिक जो इंजीनियरिंग है, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, वो करें, जिससे कि कम से कम बांग्लादेशियों को निकाला जाए, उनका इकोनॉमिक जो हम जो डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, और उनको हम एक तरह का आश्रय दे रहे हैं, और पुलिस भी कुछ नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़े विल की जरूरत है, और जब तक हम उन्हें हलवा पूड़ी खिलाते रहेंगे वो क्यों जाएंगे? जब उनको डर लगेगा कि अब जो है अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी जान खतरे में है, तब वो जाए। इसमें सब मेरे विचार में एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग द स्टेट इज टू ब्लेम। मैं इस बात में मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है कि समाज को जोड़ेंगे और समाज का उत्थान होगा, समाज की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो कलेक्टिव रिजेक्शन होगा, इकोनॉमिक बॉयकॉट होगा। अ वेरी वेरी हार्ड स्टोरी। दिस इज़ व्हाई वी हैव एन इलेक्टोरल प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को विद आवर व्यू दैट यू गो एंड गेट इंडिया रिड एंड क्लीन इट अप। अब जो मोदी जी के लिए सपोर्ट था शायद एनआरसी और सीए वाज बेसिकली लिटिल बिट ऑफ एन आई वॉश इन माय व्यू, बट एटलीस्ट एनआरसी कि एटलीस्ट नेशनल रजिस्टर तो बनाए ऑफ सिटीजनशिप्स, तो वो आगे नहीं बढ़ा है। देयर इज नो विल बीइंग शोन एंड हाउ डज द समाज स्टैंड अप फॉर दिस? I don't have any belief in it. I don't know why you're saying this. No, I'm saying I'm saying because I don't have the government in my hand. See, I can't say. I know that the police, the local police station in every area knows who are the Bangladeshi. Absolutely. They exactly उनको सब कुछ पता है, उनको एक एक चीज यहाँ से वहाँ हिलती है, सबको पता रहता है कि सारी पुलिस को ऑल्सो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बट
सबको पता रहता है कि कहाँ से करप्शन, कहाँ से पैसा कमाना है। सो एवरी मूव ऑफ एनीबॉडी इन जो पुलिस स्टेशन का दायरा है सबको पता होता है। आपको पता है, एक बात और बताता हूँ, केवल बांग्लादेशी एरिया नहीं, कई ऐसे मुस्लिम एरियाज हैं जो बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, तो वहां पर आप कभी जाकर देखिएगा। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है मेरी फिल्म का, उसमें आएगा वो। उसमें ऐसा है कि हमारे बिल्डिंग बाय लॉज के अनुसार, क्रिम्सन क्रिसेंट की बात। हाँ, क्रिम्सन कैसेंट इसमें का ये कवर फर्स्ट, किया है। नहीं, अच्छा, क्रिम्सन कैसेंट का वो फर्स्ट पार्ट है 105 मिनट का। अच्छा। उसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, अच्छा, पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज है, हाँ जी, 3 पार्ट की। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें नो गो एरियाज हो ऑलरेडी मैं शूट कर चुका हूँ, तो लेकिन अब उसको असेंबल करना है, ठीक से उसको लगाना है। तो जो राइट्स के टाइम पर एक चीज ऑब्जर्व की हमने, कि जो ये लोग पत्थर फेंकते हैं और मोलोटोव कॉकटेल्स वो सब फेंकते हैं, तो हमारे जो इलाके होते हैं हिंदुओं के, उनके उनको बहुत डैमेज खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने जाकर शूट किया वहां पर, और मैंने पूछा भी लोगों से कि क्या कारण है कि आपका ये हाइट कम है हाइट उनकी और उनका हाइट ऊपर है, तो उनके पास नेचुरल एडवांटेज है ये सब कुछ करने के लिए। तो उन्होंने बताया, सर अगर मैंने 5वीं मंजिल बना ली, छठी तो आप भूल जाइए, 5वीं मंजिल अगर मैंने बना ली तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके डिमोलिश कर देगी और मेरा सारा नुकसान होगा, फाइन भी लगा देगी। मैंने कहा उनका क्यों नहीं करती? बोले वहां पर जाने की हिम्मत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, बट लॉजिकली मैं कह रहा हूँ, और कुछ लोगों ने बताया भी है मुझे, कैमरा पे नहीं बताया, प्राइवेटली बताया है, बहुत बड़ा करप्शन है और उनको उस करप्शन के अंतर्गत वो बनाने दिया जाता है, और उनका प्रेशर भी होता है, वो तो वैसे भी बनाएंगे, तो उनको कुछ जो वहाँ के जो अथॉरिटीज है उनको पैसा भी मिल जाता है। ठीक, तो इसलिए जो बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन होता है, उसकी वजह से राइट्स के टाइम पर जो डिसएडवांटेज है वो हिंदू लोकेलिटीज को होता है। व्हाट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जो बोल रहे हैं। अगर इफ द दिल्ली गवर्नमेंट might listen to this podcast, This is happening. I've got got the I've seen it, evidence of I've got it in Ahmedabad, I've got it in in Baroda, everywhere. everywhere. So let's start with Delhi. Delhi government अगर ये pick up करती है, this piece I will take out and hopefully send to a few people, and let's see if this can And I've got all the evidence. I've got all kinds of evidence which will be coming in the second part. I've got all video. कर रहे हैं। पहले ये हो जाए सर, आप करवा दीजिए रिलीज ये वाली, आपके है कहाँ आपका इतना प्रेस्टिजियस चैनल है। आप मोदी जी और उन सब वाले मैं कहाँ अभी। तो ठीक, बट लेट्स होप फॉर इट। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल पॉइंट। तो इस तरह से जो नोगो एरियाज डेवलप होते हैं वो उसमें इलीगल एक्टिविटीज होती हैं और पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, उसको नोगो एरियाज कहते हैं। और गवर्नमेंट एजेंसीज डिसफंक्शनल हो जाती हैं, वो हमको और आपको जाने देंगे, क्योंकि अगर उनका कुछ कपड़ा खरीदना है, संभल में भी नोगो एरियाज थे, सब कुछ, हाँ, सब तहस नहस करके रख दिए सारे नोगो एरियाज। नोगो एरिया में जा जाके मंदिर ढूंढे हैं। अब देर इज नो नोगो एरिया, इट इज जस्ट द विल ऑफ द लोकल पुलिस एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और दिल्ली में तो खैर we will need not DMs and all, but you know a different order. देखिए दिल्ली में 2020 की जो राइट्स हुई, तो जैसे आई एम सॉरी टू से, जैसे कैंसर पेशेंट का कोई सिम्टम दिखाई देता है बहुत बड़ा, और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत सीरियस इलनेस है, और फिर बाद में डायग्नोस होता है, तो वो 2020 में हमने देखा कि जितने भी हमारे से कॉम्पीटिंग आइडियोलॉजीज हैं और जो विरुलेंट आइडियोलॉजीज हैं, उन सब का सम्मिश्रण दिल्ली के राइट्स में हुआ 2020 में। जो रामस्वरूप जी और गोयल जी कहते थे, एन अलायंस ऑफ द कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट एंड नेक्सलाइट्स। तो ये जो उसमें अब तो उन्होंने तो क्रिश्चियंस का कहा था, बट क्रिश्चियंस आर नॉट एन नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम एट ऑल। Here, maybe in the northeast, yes. Yes, in the northeast maybe, yes, in the northeast, but we are talking in the about Delhi and all these areas. And तो इन एरियाज के अंदर जो जिस तरह का Islamist, Naxalite, हाँ, जिस तरह के, हाँ, चिकन नेक तोड़ और देंगे। दूसरा क्या है कि जो बहुत ही डेंजरस चीज है, जो इसके साथ इन्होंने नक्सलाइट्स एंड खालिस्तानीज, जो कि पाकिस्तान के ISI का
K2 प्लान है, उसके अंतर्गत, जिसमें मैं नहीं मानता कोई सरदार है, वहां से पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है और पगड़ी पहन ली है, और पंजाबी बोलते हैं, सेम सेम बिलोंग टू द सेम स्टॉक, तो वो लोग उसमें बिठा लिए गए थे। और फार्मर्स जो कि हमारे, जिनकी फैमिली से हमारे यहाँ हमेशा जो बेस्ट सोल्जर्स हैं वो आते हैं, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, और जो इतने देशभक्त होते हैं, उनको वो नक्सलाइट्स के साथ और ये खालिस्तानीज के साथ और बिठा के और जो ब्लॉक किया है, और उसके साथ इस्लामिस्ट थे, और वो लोग शेयर कर रहे हैं अपनी डेलिकेसीज को साथ में, ये होता ही नहीं था। तो ये जो फार्मर्स को इन्होंने गुमराह जो करने की कोशिश की है, इसमें पूरा ये एपरेटस लगा हुआ है कम्युनिस्ट्स का और इस्लामिस्ट का। तो ये वी हैव टू रेस्क्यू आवर फार्मर्स। जो हमारे फार्मर्स हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है। नॉट ओनली दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर, फूड, एवरीथिंग फॉर अस, they are also an inherent part of national security. So specifically on Punjab, I think you should make a film. Yes. सब आप ही को ऊपर डाल देंगे। यही होता है यहाँ पर, जो काम करता है ना, मेरे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ये भी करना चाहिए, यही होता है मेरे साथ भी, यही होता है आपको ये भी करना चाहिए। अरे भाई कहाँ से लाए इतने फंड्स, कहाँ से लाए इतनी रिसोर्सेज, ये पूछता हूँ आप कैसे फंड करते हो? बहुत डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। से इकट्ठे देखिए बहुत सारा काम तो मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, तो रिसर्च है, स्क्रिप्टिंग है, और कहीं कुछ मित्रों से कुछ लेके इधर उधर से, तो उसमें पूरा क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है सच कुछ करने की, बिकॉज नाउ आई हैव क्रॉस दैट स्टेज, आई एम वेल सेटल्ड, आई हैव नो वरीज अबाउट माई सेल्फ, सो इवन इफ आई डोंट गेट एनीथिंग फॉर सेल्फ सस्टेनेंस के लिए कोई वो नहीं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं मुझे। वंडरफुल प्लेस टू बी। so that's why I am able to do this. तो क्योंकि खुद ही आपकी स्किल इतनी हाई लेवल है ना, बट अगर आप if you were to employ people to do all this, then it would become an unaffordable. Yeah, it becomes and you have to. Is exactly the point to the listeners, right? मैं हिंदू फंड चला रहा हूँ, वो इसीलिए चला रहा हूँ कि मयंक जी जैसे लोग फ्रीली जो ये काम करना चाहते हैं, 4 फिल्म 50 फिल्म की जगह 200 फिल्म बना पाए। इमेजिन ऐसे सब लोग अपने पैसों से अपने समय पर कंस्ट्रेंट्स के अंदर सारा टाइम काम करते रहते हैं, और जो ऐसे मयंक जी जैसे लोग हैं उन्हीं के ऊपर और बर्डन डाल दिया जाता है, आपको ये भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए। अपनी जेब ढीली करना सीखिए, डोनेट करना सीखिए टू नॉट टू टेम्पल्स बट टू हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु आर डूइंग दिस वर्क। दिस इज अ कॉल टू ऑल Hindus across the world, internationally, in India, donate to Hindu organizations. And if I may, I have a self-interest in this, donate to the Hindu Fund. I'm after raising 1,000 crores. Actually, आप रिसर्च तो कर सकते हो जी, रिसर्च में तो कोई ज्यादा पैसे लगते नहीं, यू आर सिटिंग ऑन द नेट, यू आर गेटिंग सम बुक्स, और लेकिन जो प्रॉब्लम, but if you have to earn for yourself also, you are not in that position. Yes. You have passed that stage. Right. It when somebody has to earn, fend for family, तब रिसर्च में भी बहुत पैसा, सब रिसर्च में भी लगता है, लेकिन जो ग्राफिक्स वाले हैं वो बेस्ट आपको लेने पड़ेंगे। योर फिल्म शुड लुक लाइक अ फिल्म व्हिच वाज मेड बाय सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। It should be, even if it is shown in France or England or America, nobody should say that it is of bad quality. So we try to make so you'll have to deploy the best technical people, the best camera persons, best lighting, all kinds of technicians, and they come at a very huge price because they are experts in their field and they are dependent on that income for their sustenance. Of course. तो वो सारे पार्ट्स होते हैं, तो एंड ऑफ द डे चाहे कुछ भी हो, फिल्म में तो बहुत पैसा लगता ही है, तो इधर उधर से करके बड़ी मुश्किल से बन पाती। वापस आते हैं क्रिम्सन क्रेसेंट पे, लास्ट क्वार्टर आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ देखिए, अगर हम पूरा इतिहास देखें दुनिया का, कि जो इस तरह की सेल्फ राइटियस आइडियोलॉजीज आई हैं जितनी भी, तो फाइनली वो एक्सपोज हुई हैं और फाइनली वो डिमिनिश हुई हैं। जैसे जो क्रिश्चियनिटी थी डार्क एजेस की, वो आज क्रिश्चियनिटी है नहीं उस तरह की। अब वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए रखी गई है, थर्ड वर्ल्ड के लिए,
और वो हमारे ट्राइबल एरियाज में वो डार्क एजेस वाली क्रिश्चियनिटी बची है, बट या नॉर्थ ईस्ट में जो आप बता रहे थे जो वायलेंस होती है और अभी भी जो कन्वर्जन्स होते हैं, लेकिन वो रूप नहीं रहा उसका जो विच बर्निंग होती थी, है ना। आप वो गोयल साहब के ऑफिस में, सीताराम जी के ऑफिस में वुमन स्टेट एंड चर्च, एक बहुत पुरानी किताब है, वो पब्लिश की है। तो कैसे चर्च कौन से इक्विपमेंट को यूज करता था टॉर्चर करने के लिए और किस तरह से विचेस को जलाया है और कितने मिलियन विचेस को जलाया है। तो ये लोग जो आज हमको ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के बारे में सिखाते हैं, इनका खुद का रिकॉर्ड इतना पुअर है। वो अपना इतना घटिया रिकॉर्ड है तो वो हम पे भी पोत देते हैं कि अपने मतलब ऐसी बकवास बेहुदा अजम्पशंस लेके हमारे पे पोतते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने और हम लोगों ने क्योंकि हम लोग इतने सेंचुरीज तक गुलाम रहे थे तो हमको अपने आप को डिफेंड करना नहीं आता था, हमने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। शायद एक्सेप्ट नहीं किया, मगर एक्सेप्ट तो शायद मतलब वो, मगर हमने फियर्सली डिफेंड नहीं करा शायद। आपको मैं वो बताऊं, पोतते गए, हमने कहा अच्छा जी को हम अपने काम में लगे रहे टाइप, आई डोंट नो। जब हम कॉलेज में थे तब कई लोग कहते थे जी होती तो होगी सती, हाँ ये भी है, सॉरी सती आई विल होती। टेक बैक माय वर्ड्स। हाँ ये सब बातें। तो अब जो ऐसा होता नहीं था, असलियत ऐसी नहीं थी कि फ्यूनरल पायर पे जाना पड़ता था। वो बहुत ही मजबूरी में जब इस्लामिक आक्रांता जब आए थे और वो छोड़ते नहीं थे डेड बॉडी को भी, तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने को जला देती थी, जिससे कि युद्ध हारने के बाद जब उनके जो मेल नेक्रोफिलिया ना हो। हाँ, तो वो उस तरह की चीजें ना हो, जो कि आज भी आप पाकिस्तान से सुनते हैं, न्यूज में आता रहता है कि वो किस तरह से डेड बॉडी के साथ भी वो बिहेवियर करते हैं जो आप बता रहे हैं, नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया। So all these things, all this muck was thrown on us, and हम किसी पोजीशन में नहीं थे, एजुकेशन हमारे हाथ में नहीं थी, हिस्ट्री वो लोग लिख रहे थे हमारे लिए। हाँ जी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक तरफ तो ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने अटैक किया, लेकिन अब कर्नल टॉड भी थे, कर्नल जेम्स टॉड, एंटिक्विटीज एंड एनाल्स ऑफ राजस्थान। जब वो बुक रिलीज होती है बंगाल में, तो बंगाल में हिंदू रेनेसांस हो जाता है। तो जो राजपूत का जो लड़ने का तरीका था और जो उनकी शिवलरी थी, उसको इतनी खूबसूरती से उस अंग्रेज ने दिखाया है। तो एक जो वहां पर भी एक चेंज आ रहा था, वहां पर क्रिश्चियनिटी वाज कमिंग आउट ऑफ इट्स डार्क एजेस, वहां पर रीजन आ रहा था, वहां पर इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठ रही थी, तो एक फ्री सोसाइटी की तरफ वो बढ़ रही थी और इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा था। तो कई सारे ऐसे पॉजिटिव चीजें भी हो रही थी। तो मेरा ये कहना है कि वो जो इंक्वायरी थी रैशनल, वो शुरू होती है प्रिंटिंग प्रेस से। जब प्रिंटिंग प्रेस आती है और प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद फिर गैलीलियो ने जो बोला, जो हीलियोसेंट्रिसिटी पे ऊपर, पहले ये बोलते थे कि नहीं साहब, एवरीथिंग, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और वो सारी बात इस तरह की थी। बट हाँ, लेकिन जब गैलीलियो की वो आई तो उनकी जान पर खतरा हो गया, उनको सजा देने की बात हो गई और काफी प्रताड़ित किया गया कोपरनिकस और गैलीलियो को। तो वो जब चीजें जो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छपी और जगह जगह तक पहुंची, और क्लर्जी पर डिपेंडेंट भी नहीं रहे थे लोग, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद सबके पास कॉपीज आ गई थी बाइबल की और दूसरी किताबों की, तो वो कंपेयर कर सकते थे चीजों को। तो प्रिंटिंग प्रेस caused the Christian revolution or renaissance, and hopefully the internet is causing that to Islam. yes, that is, तो जिस तरह से प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से एक और चीज हुई, एक इंटरनेट से का भी खतरा है और एक प्रिंटिंग प्रेस का भी खतरा है। प्रिंटिंग प्रेस से जब फाइनली जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो और मार्क्स और ये सारी चीजें आई, तो मार्क्स और एंजल्स की किताबें भी जो हैं वो भी पहुंची। तो कम्युनिज्म केम अप बिकॉज ऑन वन साइड rationality and reasonable thought and scientific inquiry was coming out, on the other side Soviet empire was rising. So the same thing can happen with actually in my film, one ex-Muslim, Arif from Kerala, he told me that, you know, what Maryam Namazi said. Maryam Namazi is an ex-Muslim of Iran,
So he was quoting, Arif was quoting Maryam Namazi. That she said that what printing press had done to Christianity, internet is going to do for Islam. So I went a step ahead. I said, no, it is not just internet, it is AI also. Okay. So you know, in the time of this internet, right, when internet had started going inside our homes in a big way. So at that time we found that in Pakistan, we have data of Pakistan, which was published in Time magazine, that in 2004, 41% of Pakistanis believed that suicide bombing is good. In 2004. Seriously? Yes. How much? 41? 41%. And this figure came down to 2% in 2014. How much? 1%? 2%. 2%. So only 2% of Pakistanis in 2014 were supporting suicide bombing. So obviously the penetration of internet and the new ideas which were coming through the internet and the news reports which were coming that how harmful and how dangerous suicide bombing is, what kind of mayhem it does. So all that information was available after that. So these changes were happening in Iran, according to the Gammon survey. In Iran, 47% of the people say that they don't belong to any religion. Hanji, they are irreligious. Correct. 50,000 mosques have been closed down in Iran. We have shown it through various newspaper reports. कोई और स्टडी भी देख रहा था पीयू की ही. हाँ. And I think alcohol drinking Muslim population is 30-40%. Yes. Namaz nahi padhte 60%. Yes. Or something like that. Yes. Same numbers. But tell me, do you think Iran is an exception here? No. Then do you think the same trend would be in Pakistan, Saudi, Morocco, Jordan? In Kerala, my friend Arif was telling me that there is an ex-Muslim in every Muslim family. Oh, every Muslim family has an ex-Muslim. A recent meeting was held in 9th January 2024. Yes. Ex-Muslim Day of Kerala. Ex-Muslim Day of Kerala. And they gathered together at one place. Yes. And they have asked for reservation. They said that, now Muslims are not giving us jobs. We are a minority. We are a minority now. So these very interesting things are happening. And see, you cannot stop the rational mind from functioning. Human being is essentially rational. And if you provide him data, so we have to just provide him all these information, all various kinds of information, and you'll find that the Hindu, whether it is a Hindu or a Muslim or a Christian, they will all tend to become humane in a larger way when when free inquiry starts. I remember कहीं पढ़ा था मैंने, किसी ने मुझे बताया था, but Sitaram ji had broadly, two solutions to counter Islam other than, sort of on one hand, if I'm not wrong, he used to say that Islam understands force. The other point he used to say is appeal to the humanism of the Indian Muslim. Appeal to the humanism of the Indian Muslim, and you'll be able to turn them over, hopefully, to a side, which is... See this example, exactly what Sitaram ji would say. Alexander Solzhenitsyn, he exposed the gulags, the Stalinist era, these Leninist era, these gulags were there in which torture was happening inside Soviet Union. So he exposed in his book, The Gulag Archipelago, by Alexander Solzhenitsyn. And this book was published in 1973. And just see, in 1989, the Berlin Wall fell down, 9th November 1989. And that was the same day of Shilanyas also. So it's a very, very important event. So it happens very fast. If you write a good book, if you are able to convince people, because once a person gets convinced about a particular idea, he never remains the same. A huge change starts happening inside, because every human being, whether he's a Muslim or a Jain or a Parsi, everyone is rational deep inside. You have put the load of theology on his head, and therefore he is not able to see the scientific aspects of things. So if we just
fear over continuously bombard logic, rationality, humanism, then it will come out, because they are themselves seeing, they must be seeing the kinds of atrocities which happen there against other people, against people who do not believe in their religion. Not only that, atrocities against their own female family members. So are the sons not seeing that? The daughters are not seeing that? They are human beings like you and me. Will they not revolt? And when you give these ideas, when you say that an ideological revolution is on the anvil, then don't you think that these people will change forever? So we have to constantly supply information. Yes, I fully agree with you. To fully subscribe to your view, Mayankji, and I'll once again do a little advertisement. I'm on a mission to make Hinduism missionary again, which basically means open your arms and windows and doors to Muslims who are returning, who want to return. Like Mayankji is saying, hundreds of thousands, millions of them perhaps in India only would be wanting to return. But we are not showing them a pathway to sanity. So it's upon us, Dharmacharyas, Kathavachak, Mathadhish, sub, agar open, if we all give open and public calls that we are taking Muslims back into a jati, into a gotra, through a Guru Parampara, through the Sampradaya, we can find pathways. If we start doing this, millions will return. Sorry. Yes. You agree with that? Yeah, I agree, because we are not doing much. The problem is not that they are doing so many different types of things, so much aggression. So many types of jihad. But we are comatose. We are in a state of coma, because and we have become very consumer like people. We are totally devoted to consumerism. In fact, the new religion of us Hindus is consumerism. And I've been talking about this on every program. See, I'm not against this capitalist system of making goods and all those things and selling it. But if that becomes our only obsession, so that means consumerism is the new opiate. Yes, correct. And if you are in that opiate thing, you are wearing some branded things, and you know that it costs this much, and then you have to flaunt it in front of your relatives and friends, and you have to go on a tour outside, and then you have to put some photographs on Facebook as an evidence of your visit. So this shows that the mind has become very petty. And such a society is in no shape to save itself, because this is an emergency situation. This is a situation which demands our total attention, and we are pretending as if nothing has happened and we have gone out for a picnic. So how can a society like, you look at the commitment of the Jews of Israel? Yeah, absolutely. They sacrifice everything. They do everything they can for their country. They are ready to give their lives. They are ready to do anything. You imagine that, and you'll find that in Israel happening. That's why such a small country, such a small population, they're surrounded from all sides by their enemies, and they're able to fight back in such a big way. Why can't we learn from them? But for that, you need to move out of your local needs and come out in a larger way and have that. And we have the tradition of Lord Bhagwan Ram. Wow. You think this is a case of the Maslow's pyramid of priorities? Once your base of the pyramid if all your necessities of life have been met, then you rise up. You think that's the case, or no? There's nothing. In fact, in our system, the Brahmin, for the Brahmin, it was written कि ब्राह्मण के घर में 5 दिन से ज्यादा का राशन नहीं होना चाहिए. So what is at the top, and that's the base of the pyramid met. So this Maslow's hierarchy of pyramid or Western consumerism, materialism, not apply to Indian societies. Yes. But why are we in this state?
because we were confused by our imperialist masters, and we were taught by them what was the right thing. Imperialism, or is it copy? Is it American soft power, colonialism, Hollywood? Yeah, that is there, but it started from the British. Our first, yes, they were imperialists, and they had come to India only to make wealth, and they used to have large palaces, palatial houses. We have some of the bureaucracy still staying in those, DM ka bangla and all that same kind of colonial thing. हाँ, तो हमने we've not decolonized We have no, our yes, institutions yes. basically. So our thing was about simplicity. Our thing was about nation. Our thing was about, helping the poor. Our thing was about not eating but helping others. So all those things have gone out, and we find a society which is running after material things, and you run after material things. Hoarding, aggregating Yes. for the And giving advantage to the foreign consumer goods. I mean, those companies, the French company or the Swiss company which is making that watch, or a car, or a luxury thing, you are giving all the profits. Your hard-earned money is going to that company which is minting money out of it. So our money is flowing out. you have a lot of notes. I don't know if you've covered all Yes. these index card points that you wanted to. Yeah, see, printing press is covered. See all these things. This printing press came in 1440, and Galileo came in 1610, and then he challenged in 170 years we found changes. From the press and all these things. These changes come very fast, very fast. So last quarter means what? Of Islam means a few 100 years or just 25 years or? See, the way the king of Saudi Arabia is the team team of the captain of Renaissance, right? I would say that he is the Sunil Gavaskar of that team, right? So he is bringing out a huge change. MBS. He is saying that I am making a NEOM project, and that NEOM project is a line project, and it will be not dependent on oil. The economy of Saudi Arabia will know, because in future the petrol is going to become obsolete because of the new technologies that are emerging, and also you have a limited, thing inside your oil well. So he has invested 1.5 trillion US dollars in NEOM project, which is a modern project, which has AI, which has IT, which has all the best offices of the world, best consultants of the world, and it is made in one line. It is not like a, uh, town which is in circular thing. So you have to just travel in a straight line. So Wall Street Journal says that he has already put in 1.5 trillion. Now other experts are telling that now he has not got enough money to fund Wahhabism. He does not want to fund Wahhabism in any case. And you have seen the changes that have happened in Middle East. Modi ji, though is No, even in Saudi Arabia, dance shows have showed women without. yes, we have shown all that in the film. All those songs are there, all those dancing is there, and then we write Riyadh on that, because let people see what it is, and then let's say then show that it is in Riyadh. This is not New York. Yes, Riyadh. So we have shown all that, and you see, James Smith, he is saying that 90% of the hadith has been put to no use by MBS. 90% of the hadith Has been no use me. this is not required. Not required or not even or questioning the validity of it. I mean, he does not want to bring it up in a bad way, but he is a very smart guy, and he says that there is no need for this. 90%. 90% of the hadith is outdated. Yes, in Saudi Arabia. And we have shown the bite of the expert who is telling this in the film. And then we are seeing changes, the way they are allowing people to come in, they are allowing the women to drive. That's a small thing, but it's a big thing for them. So the kind of freedom which is being given to women there in Saudi Arabia now. तो ये जो सब चीज़ें हैं वो हमने दिखाई हैं। तो और ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में रेवोल्यूशन हो रहा है। ईरान में जो उनके वो जो पगड़ी पहनकर जो उनके अयतुल्ला वो सब चलते हैं सड़क पे, तो उनके डंडा मार के उनकी गिरा देते हैं पगड़ी।
and their women are now dancing on the streets. They are ऑपरेशन तो बहुत है बेचारे, I Oppression. don't know at what risk they take, फिर उनको अरेस्ट कर लेते हैं, पता नहीं छोड़ते हैं नहीं, I don't know what the state. लेकिन numbers are getting too big. Increasing. I mean, 50% of the people have almost 50% of the people have become irreligious. Yeah. So you can imagine that what kind of, that's a huge number. So it is not sustainable for Iran to control it. Nobody in the world was able to control it. So I feel that the captain of the rationalist renaissance will be MBS. And MBS. yes, is MBS. And we are, and not only MBS, you see the other states also, even UAE, we have a temple there. There, you know, all that robes, typical robes which people in Arab people wear. You know, you'll find those people and our saffron saints sitting together, Modi ji there, and doing all the temple ceremonies. So you know, this is not an ordinary thing. Yeah. So that means, What about places like Qatar? वो तो एकदम hardcore Islamist. yeah. वो तो they are funding everything, anti-India and all those things. क्या करेंगे इनका? ये कब? देखिए, अब these things are far And better. we given to them. As a state, we are giving into them. I mean, Yes. for example, in the Nupur Sharma case, I mean, we hid Nupur Sharma, and a lot of people say it is all pressure from Qatar and negative publicity of Al Jazeera, of positioning India as a anti-Muslim, Islamophobic, rise of Islamophobia. तो ये हम counter भी नहीं करते. I would like to add one thing for the Hindus. I don't know what Nupur Sharma said. I have not heard it myself. But I like to give some advice. I may be wrong. You can correct me. No. I would say that if we speak about Islam, we can convey everything with good manners. Yes. There is no need to insult someone. There is no need to use foul language. And you know, the entire argument falls down once you start doing and you provoke someone with help of ugly language or just tone, just angry and tone. yeah, there is no need. See, we have been discussing, I have never with the grace of God, I've never faced any you know, problem, because I try to be very courteous and I try to say what is coming to my mind, and if they have an argument for that, I'm ready to listen to it. But we should not you know, provoke someone. I know those people speak very bad language. Yes. Against our gods, against our idols. Shivling ke liye. Yeah, they speak a lot of things, but now we cannot come down to their level. We need to be, we belong to a very old and very prestigious old civilization, and we must speak in that terminology. And we have the language to speak. We have the terminology is there in Sanskrit to classify all these things in a particular way. So you can use those good Sanskrit words, you know. कौन सी वृत्ति है, कौन सी वृत्ति से ये व्यक्ति बोल रहा है, ये तामसिक है, ये राजसिक है, कि सात्विक है. तो हमारी एक भाषा है. तो हम उस भाषा के इतने बड़े ज्ञान के भंडार के हम लोग अनुयायी हैं. तो हमारी भाषा का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए. So you think we can challenge all of it and say what we have to, but without lowering us to that? Yes. Then they get an excuse that you are abusing our prophet, or you are saying this. So why to say something like that? You can quote the prophet respectfully and say that this is the sentence. That speaks for itself. Terrible. आगे बढ़ते हैं. देखिए, जो ये फार्मर्स की बात हम कर रहे थे कि किस तरह से ये जो यूज हो रहा है इनका, और किस तरह से ये एंटी नेशनल मूवमेंट्स में डाला जा रहा है, उनको पता भी नहीं है. आप अगर हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स से अगर आप मिले होंगे, अधिकांश लोग उनमें आर्य समाजी हैं. पुराने आर्य समाजी हैं. बहुत पुराने समय से जाट लोगों में बहुत सारे आपको आर्य समाजी के लोग मिलेंगे, और इन्होंने बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी पार्टीशन के वक्त हिंदू समाज को बचाने के लिए. और देखिए, तेजस्वी होता है आर्य समाज का व्यक्ति, और ज्ञान से भी तेजस्वी होता है, और बलपूर्वक भी काम कर सकता है अपने देश को बचाने के लिए. तो वो जो फार्मर्स हैं, वो कैसे कम्युनिस्टों के साथ बैठे थे,
नक्सलाइट्स के साथ बैठे थे, इस्लामिस्ट के साथ बैठे थे, साथ खाना खा रहे थे, ये मेरी समझ के बाहर है। तो इस पे बहुत बहुत जल्दी जो हमारी जो संस्थाएं हैं, हिंदू संस्थाएं, उनको वहां जाकर उनको रिमाइंड करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए कि कहाँ गए आपके आर्य समाज के संस्कार, कहाँ गए आपके सनातनी सनातनी संस्कार, कहाँ चले गए। तो ये जो सारा काम अब, लेकिन क्या है कि जो हमारा जो वॉलंटियर है, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन आरएसएस जो है, अब आप देखिए कि आरएसएस और वीएचपी के ऊपर हिंदू समाज निर्भर है कि आप हमको बचाएंगे। ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, और ये उस समय की लिस्ट है जब चंदा इकट्ठा करने के लिए, जो फाइनल, जब राम मंदिर बन रहा था, जब फाइनल बार चंदा इकट्ठा करने के लिए इनकी टीम्स निकली थी, तो देखिए 25 दिसंबर 2020 उज्जैन बेगमपुर एरिया में राइट हुई, बहुत हिंदू एक्टिविस्ट पर अटैक हुआ, जो ये विश्व हिंदू परिषद के जो निकल रहे थे सम्मेलन, और जो सब एक साथ जा रहे थे। फिर उसके बाद इंदौर में चंदन खेड़ी 29 दिसंबर 2020 वहां पर अटैक हुआ। फिर किडाना गुजरात, राम मंदिर की रैली जो चंदा इकट्ठा करने के लिए 17 जनवरी 2021। फिर 10 फरवरी 2021 मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा को बोला पता नहीं कितनी बार उसको चाकू, हाँ, चाकू मार के उसको मार डाला। ये विश्व हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। तो आप ये सोचिए कि अगर एक्टिविस्ट का ये हाल होगा, वीएचपी का, जिसको लोग कहते थे एक जमाने में कि बहुत कम्युनल हैं और बहुत एग्रेसिव हैं, अब वो कहाँ गए कम्युनिस्ट जब ये मरते हैं। तो अगर हिंदू एक्टिविस्ट का ये हाल है, तो हिंदू समाज का क्या होगा, आप सोचिए। इसमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को आप ब्लेम करेंगे? ब्लेम तो उसको करें जो कुछ कर रहा हो, ये तो कुछ करते ही नहीं है, तो इनको ब्लेम करने का भी फायदा नहीं है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं अपनी एक छोटा सा किस्सा बोलता हूँ। मैंने एक वीएचपी के बड़े लीडर से चर्चा करी प्लेन पर बैठकर, और मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू समाज इस समय दिशाहीन है। हमें यही नहीं पता कि संघर्ष तो करते रहना है, संघर्ष के बाद क्या करना है, संघर्ष के बाद का भारत कैसा होगा। ये प्रश्न मैंने उनसे पूछे और यही अपने विचार उनके सामने रखे। तो बात बार-बार घूम-घूम के हिंदू समाज पे ही आ जाती है। सेल्फ लॉगिंग जैसा मुझे लगा कि एवरीथिंग इज़ अबाउट जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज, और बार-बार वही बात कि रिफ़ॉर्म जब तक हम नहीं होंगे तब तक आगे कुछ नहीं होगा। मैं आरएसएस के संग्रहालय में जाने का मौका मिला था 2-3 महीने पहले। तो वहाँ पर दीवार पर पेंटिंग है जो 1927 का इवेंट है, जो जेनेसिस है आरएसएस का। महालक्ष्मी शोभा यात्रा निकल रही थी, हिंदुओं को पथराव-वथराव करा, जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि आप मुस्लिम एरिया से जा रहे हैं। तो मुस्लिम ने जाकर डॉक्टर हेडगेवर को कंप्लेंट करी, उन्होंने एक प्रोसेशन लीड करा और पहले कहा कि जाके पिटाई करके आओ उनकी। तो बेसिकली बल यूज़ करा और दिखाया कि हम करके दिखाएँगे, रोक के दिखाओ। उसके बाद आरएसएस का मानना है कि नागपुर में वर्चस्व है एक हिंदू समाज का, वो भी अभी टूट गया, अभी जब राइट हुआ दबा-दबा के। मगर मेरा प्रश्न बहन जी ये है कि 1927 से लेकर आज 98 साल हो गए, 100 साल होने को आ रहे हैं। अभी भी वही हाल है या शायद बदतर हाल है। अभी भी हमारे को हर रामनवमी शोभा यात्रा या हनुमान जयंती शोभा यात्रा पे हमारे ऊपर पथराव होता है। आप मुस्लिम एरिया से नहीं निकल सकते। पिछले साल 2024 में जी। 18 सितंबर 2024 को 17 जगह पर एक साथ आक्रमण हुआ, अलग अलग जगह पर भारत में। 17, जब गणेश विसर्जन का टाइम था। तो 17 हाँ, मेरे पास न्यूज़पेपर रिपोर्ट से, मैंने फिल्म में दिखाया है सारा कि किस तरह से हुआ है वो सब। तो बड़े सुनियोजित, कोई भी आप विसर्जन की कोई भी आप पूजा कर लीजिए जिसमें विसर्जन इन्वॉल्व है और एक प्रोसेशन जाता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, अब तो रिलीजियसली उसके ऊपर हमला होता है। और हमारा जो बजरंग दल है वो है ही नहीं, देयर इज नो बजरंग दल, मुझे तो दिखाई देता नहीं। कैसे इतना बड़ा हिंदू समाज है हमारा, और अगर प्रोसेशन को हम बचा नहीं सकते, पुलिस भी है, उसके बावजूद पुलिस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आपको पता है, मुझे अगर कोई आपको शाखा दिख जाए जिसमें डंडा चलाना सिखाते हैं, है ना, तो मुझे प्लीज बताइएगा। इन्होंने जो बेसिक
जो ट्रेनिंग है सेल्फ डिफेंस की वो बंद कर दी। अब वो कोई एक दो जगह पे कहीं हो रही हो वो दिखा देंगे उसकी फोटो की यहाँ तो हो रही है, लेकिन मैंने इनको एक बहुत अच्छा आइडिया भी दिया था, कई लोगों को बोला कि देखिए केरल में हमारे पास एक नृत्य है कलरीपयट्टू, और कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट है वो, और उसी से सारी दुनिया के जितने मार्शल आर्ट्स हैं उसकी उत्पत्ति केरल के उससे हुई है। आप हर मंदिर में एक आप करवा दीजिए, ये काम आप करवा सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज। देखिए हर मंदिर में अगर एक कमरा कलरीपयट्टू के लिए डिवोट हो जाए और वहां पर जो भी यंगस्टर्स आते हैं अगर उनको सिखाया जाए कलरीपयट्टू तो विद इन 1 ईयर पूरी इक्वेशन बदल जाएगी, विद इन 1 ईयर। अब किसी को आता ही नहीं, बेसिक सेल्फ डिफेंस नहीं आता, सब ग्लैक्सो बेबीज बन गए हैं, तो कैसे लड़ेंगे? Do you hold them accountable? RSS, VHP. Yes, of course, they're sitting as the custodians of the Hindu society. Yeah, and you know, when I argue with a few Sangh people, they say, "Oh, we never said that we are representatives of Hindu society." What do you have to say to that? That shows that they are trying to give a very poor argument after doing nothing. So they are shameless also. इसका मतलब ये है, I'm sorry to use this word on your channel, but this is the best way and the most decent way I could describe it. Thank you, Mayank ji. Hopefully, this session helps your film move forward. इसको रिलीज करने के लिए जी। आपके चैनल पर आना ये मेरे लिए एक सपना जैसा था और आपने वो पूरा किया, उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपकी इतना बड़ा आपका सब्सक्राइबर बेस है और ये पूरी दुनिया में पहुंचेगा, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ दैट आपने मुझे बुलाया। थैंक यू जी।